जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज लेक्चर नंबर हमारा 23 और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 11 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये एक हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, यानी इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, डिफरेंट कंसेप्ट्स हम स्टडी करेंगे और जितने भी कंसेप्ट है सारे एक चीज के गिर्द घूमेंगे। वो चीज क्या है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि आपने पैसे इकट्ठे करने हैं तो आपके पास डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं। देखिए मैंने आपको शायद किसी लेक्चर में बताया था कि सारी की सारी फाइनेंस दो चीजों के गिर्द घूमती है। एक, पैसे कहाँ से इकट्ठे किए जाए और दूसरा कहाँ इन्वेस्ट किए जाए। ठीक है, इकट्ठे कहाँ से किए जाए जहां पे हमारे लिए ये लीस्ट कॉस्ट हो, और इन्वेस्ट कहाँ किया जाए जहां पे मोस्ट प्रॉफिटेबल हो। तो ये चैप्टर हमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में गाइड करता है कि हम पैसे कहाँ कहाँ से इकट्ठे कर सकते हैं या फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से कर सकते हैं। आज के लेक्चर बेसिकली हमारा इस चैप्टर का एक तरह से ओवरव्यू होगा, यानी हम इसमें डिफरेंट सोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद ऑनवर्ड लेक्चर से हम हर सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यानी अगर आप इस पूरे चैप्टर को कहें कि सर एक लाइन में हमें समराइज कर दें कि इस चैप्टर में क्या डिस्कस हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा ये चैप्टर डिस्कस करता है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और हर सोर्स ऑफ फाइनेंस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये इस चैप्टर का फोकस है। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी क्या करेंगे कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, डिफरेंट सोर्सेज क्या है, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो मेजर एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस है वो मैं आपकी जजमेंट की बेस पे आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने इससे पहले अकाउंटिंग में भी कुछ इस तरह से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़े होंगे, मे बी किसी और सब्जेक्ट में भी पढ़े हो, तो बेसिक कंसेप्ट्स के साथ आप अवेयर होंगे। तो मैं सिर्फ उनकी क्विक रिवीजन करवाना चाहूंगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वरना आज के लेक्चर में हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्या स्टडी करेंगे, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्लियर हो गया? थीम चैप्टर का क्लियर हो गया। चैप्टर क्या हमें सिखाने जा रहा है, पैसा कहां कहां से इकट्ठे कर सकते हैं और हर सोर्स का फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ताकि हम डिसीजन करते हुए ना कि पैसा कहां से उठाना है हमें उसके प्लस पॉइंट भी पता हो, हमें उसके माइनस पॉइंट भी पता हो। बड़े सोर्सेज दो हैं, दो बड़े सोर्सेज पैसा इकट्ठा करने के। जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है वो कौन से हैं, इक्विटी के थ्रू या डेट के थ्रू। इक्विटी कह लें या कैपिटल कह लें, और अगर कंपनी का केस है तो आपको पता है ये कैपिटल फिर शेयर कैपिटल कहलाता है। इक्विटी से क्या मुराद है या कैपिटल से क्या मुराद है कि आपने किसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए या दूसरे लोगों से पैसे लिए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करवाए, किस टर्म एंड कंडीशन पे, इस टर्म एंड कंडीशन पे कि उनको बिजनेस का मालिक बनाया जाएगा और बिजनेस में से उनको प्रॉफिट मिलेगा। ये है इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है, जैसे कैपिटल फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं, जैसे शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं, कंपनी की एग्जांपल अगर सामने रखें तो। दूसरा ट्रेडिशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, डेट, यानी आप लोगों से पैसे लेते हैं, उनको मालिक नहीं बनाते बल्कि उधार के तौर पे पैसे लेते हैं जो कि कुछ अरसे के बाद आपने वापस करने होते हैं। कैपिटल या इक्विटी नॉर्मली वापस नहीं करना होता, डेट नॉर्मली वापस करना होता है, लेकिन जिससे आप डेट लेते हैं उसे बिजनेस का मालिक नहीं बनाते। ठीक है, वो हमारा बिजनेस का एक तरह से लेंडर है या क्रेडिटर है, ओनर नहीं है। और बदले में से क्या मिलता है, प्रॉफिट नहीं मिलता बल्कि क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है जो कि फिक्स होता है। और तीसरा सोर्स है इस्लामिक फाइनेंस, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं दूसरे लोगों से लेकिन इंटरेस्ट से बचना भी चाहते हैं, क्योंकि इस्लामिक फाइनेंसिंग का जो की डिफरेंस है ना ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग से, वो है इंटरेस्ट। क्योंकि इस्लाम में इंटरेस्ट हराम है, इसलिए इस्लामिक फाइनेंसिंग ऐसे अल्टरनेट
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने रखती है, ऑप्शंस हमारे सामने रखती है जिनमें इंटरेस्ट नहीं है, यानी जरूरत के वक्त हमें पैसे भी मिल जाएंगे, हमें वो चीज भी मिल जाएगी जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन इंटरेस्ट से भी हम बच सकेंगे। यह है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, तो बड़े मोड ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो 3 कह लीजिए। ठीक है, ट्रेडिशनल 2 है और एक तीसरा कौन सा है, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग। इक्विटी, डेट और इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग। अब हम 1 बाय 1 हर कैटेगरी में स्टडी करते हैं कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। इक्विटी या कंपनी के केस में, अब जाहिर है हम लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं तो कंपनी की एग्जांपल को सामने रख के डिस्कशन करेंगे। कंपनी के केस में इक्विटी से क्या मुराद है, शेयर कैपिटल। तो पहला कंसेप्ट, शेयर की कितनी टाइप्स हैं? शेयर 2 टाइप्स होती हैं, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है, बता सकते हैं? क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? प्रेफरेंस शेयर के कुछ प्रायोरिटी राइट्स होते हैं, नाम से ही कंपैरिजन करता है ना। प्रेफरेंस शेयर को कुछ चीजों में प्रेफर किया जाता है लेकिन कुछ में नहीं भी किया जाता। किस में प्रेफर किया जाता है? डिविडेंड। जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाद में अगर बचा तो ऑर्डिनरी शेयर को होगा, वरना नहीं होगा। ये और दूसरी प्रेफर लिक्विड एट टाइम ऑफ लिक्विडेशन। एट टाइम ऑफ लिक्विडेशन क्या कि जब कंपनी बंद होगी तो पहले जब रीपेमेंट की बारी आएगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और फिर बाद में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी। ठीक है, लायबिलिटीज वगैरह पे करने के बाद जब शेयर होल्डर्स की बारी आएगी, जब शेयर होल्डर्स की लाइन लगेगी तो पहले किन शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और फिर उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक डिविडेंड के वक्त प्रायोरिटी राइट है और दूसरा लिक्विडेशन के वक्त प्रायोरिटी राइट। चलिए, ये 2 तो आपने मुझे एग्जांपल बता, लिक्विडेशन का भी बता दी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। डिविडेंड रेट का क्या फर्क है? प्रेफरेंस शेयर्स का नॉर्मली रेट फिक्स होता है और ऑर्डिनरी शेयर का वेरी करता है प्रॉफिट के लिहाज से, कभी कम कभी ज्यादा कभी कुछ भी नहीं। आपको याद है जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की थी, उसमें भी ये कंसेप्ट आपने देखा होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड रेट होता था वो फिक्स होता था, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर का जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो डिफरेंट आया करता था। ठीक है, तो डिविडेंड रेट प्रेफरेंस शेयर के केस में फिक्स है और ऑर्डिनरी शेयर के केस में वेरी करता है, कभी हो सकता है ज्यादा हो, कभी कम हो, कभी हो सकता है हो ही ना। वोटिंग राइट्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स नहीं। वोटिंग राइट्स होते क्या वैसे कि जब कंपनी की मीटिंग होगी फैसले करने के लिए तो कौन लोग आके फैसले करेंगे? कौन लोग? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आके फैसले करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मीटिंग में नहीं। इसका मतलब है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ये ऊपर वाले तो प्लस पॉइंट थे, ये लास्ट वाला पॉइंट जो है ना इनके लिए ये नेगेटिव, यानी इनके पास वोटिंग राइट नहीं हो। कुछ प्रायोरिटी राइट्स हैं, प्रेफरेंस कुछ नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर प्रेफरेंस शेयर में क्लियर हो गया फर्क। अच्छा, नेक्स्ट एक टर्म है आपने शायद सुनी हो, राइट इशू और बोनस इशू। शेयर इशू किए जाते हैं ना, शेयर इशू किए जाते हैं, राइट इशू। अच्छा, एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या कंपनी ने इनिशियली शेयर इशू किए, ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। इनिशियली शेयर इशू होने के बाद, यानी फर्स्ट टाइम शेयर इशू होने के बाद जब सेकेंड टाइम शेयर इशू होंगे तो वो या तो राइट इशू होते हैं या बोनस इशू होते हैं। राइट इशू का कंसेप्ट क्या है? राइट इशू का कंसेप्ट ये है कि जब कभी आप में, आपको शायद इस चीज का पता हो कि जब कभी किसी जगह पे, किसी मोहल्ले में किसी बंदे ने कोई घर बेचना होता है ना, तो पहला हक हमसायों का होता है। लॉ भी इसको रिकॉग्नाइज करता है, कहता है पहले हमसायों से पूछो, अगर हमसाये कहे नहीं हमें जरूरत नहीं, हमने नहीं खरीदना, फिर जाके बाहर किसी और को बेचो, लीगल राइट। इसी तरह लीगली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट है कि जब कभी
फ्यूचर में कंपनी शेयर इशू करेगी तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगी। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहे हमें शेयर नहीं खरीदने तो फिर किसी दूसरे लोगों को इशू किए जाएंगे, वरना शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू। जब कभी कंपनी सब्सिक्वेंटली शेयर इशू करेगी सबसे पहले किन को ऑप्शन देगी शेयर खरीदने के लिए? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का ये राइट है, ये पहले उनसे पूछा जाए, इसे कहते हैं राइट इशू। राइट इशू का मतलब है सब्सिक्वेंट इशू ऑफ शेयर्स विल बी फर्स्ट ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इसमें भी शेयर इशू हो रहा है, लेकिन राइट इशू क्यों कहा? पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किए जा रहे हैं, उनका राइट है पहला। बोनस इशू, अच्छा राइट इशू के बदले में पैसे लिए जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल लिए जाएंगे, बिल्कुल लिए जाएंगे। बाहर के लोगों से पैसे लेने हैं तो उनसे क्यों नहीं लेंगे। बोनस इशू भी सब्सिक्वेंट इशू, लेकिन इसके अगेंस्ट में कोई पैसे नहीं लिए जाते, ये फ्री में इशू किए जाते हैं। असल में पर्पस क्या होता है? सम टाइम ऐसा होता है कि कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन कैश मौजूद नहीं है ना जी बात? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ हो कैश ना हो? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। रिसीवेबल खड़े हो सारे, ठीक है, या हो सकता है आपने उस से इन्वेंट्री खरीद ली हो, कोई फिक्स एसेट खरीद ली हो कैश से। तो अगर प्रॉफिट हुआ है लेकिन कैश मौजूद नहीं है, कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, कैसे दे? कैश तो है नहीं, तो उस वक्त ये ऑप्शन एक्सरसाइज की जाती है बोनस इशू। बोनस इशू का मतलब क्या है? हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मजीद शेयर इशू कर दे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मजीद, यानी नॉर्मली तो होना चाहिए ना, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो रिजर्व या क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डेबिट और कैश क्रेडिट, अगर कैश मौजूद हो। यहां पे बोनस इशू में क्या एंट्री पड़ती है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, इससे शेयर होल्डर को क्या फायदा होता है जिनको ये फ्री में शेयर मिलते हैं? उन्हें डिविडेंड चाहिए, उनके नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, डिविडेंड चाहिए, इन एक्स्ट्रा शेयर्स को उठा के स्टॉक एक्सचेंज में चले जाए, वहां पे बेच दे। तो शेयर होल्डर का भी काम हो गया, कंपनी का भी काम हो। कंपनी का क्या काम था कि पैसे है नहीं, डिविडेंड पे कर दिया। शेयर होल्डर्स का फायदा क्या हुआ कि उन्हें डिविडेंड मिल गया। ये बोनस इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सिर्फ इशू किए जाएंगे। बोनस शेयर राइट इशू पहले एग्जिस्टिंग को ऑफर किया जाए, अगर एग्जिस्टिंग उसे बाय नहीं करते फिर बाहर बेचा जाएगा। बोनस इशू हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किया जाएगा। ये समझ आ गया आपको राइट इशू और बोनस इशू में फर्क क्या है? आगे चलते हैं। ये तो थी इक्विटी के बेसिक टाइप्स। अब आगे चलते हैं डेट। डेट की भी कुछ टाइप्स है, जैसे कुछ डेट होते हैं शॉर्ट टर्म, कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म। अच्छा, डेट होते क्या? डेट के एग्जांपल्स क्या? बैंक लोन्स, डिबेंचर वगैरह इशू किए जाते हैं। डिबेंचर और कमर्शियल पेपर, इसमें फर्क पता है आपको? डिबेंचर लॉन्ग टर्म होते हैं, सालों के लिए समझ लीजिए, और अगर महीनों के लिए इशू करने हैं तो उन्हें कमर्शियल पेपर कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह बैंक लोन भी कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं। बैंक लोन्स हम सिर्फ बैंक से हासिल कर सकते हैं, लोन्स नॉर्मली बैंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो डिबेंचर्स इशू करते हैं, कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं, ये आप बैंक्स को भी इशू कर सकते हैं, पब्लिक को भी इशू कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को इशू कर सकते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ लोन होंगे शॉर्ट टर्म, कुछ होंगे लॉन्ग टर्म, वो डिपेंड करता है कंपनी की नीड क्या है। शॉर्ट टर्म अगर सैलरीज वगैरह पे करने के लिए पैसे नहीं है और कस्टमर से पैसे आएंगे महीने डेढ़ महीने बाद, ईद से पहले एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी है लेकिन कस्टमर से पैसे ईद के बाद मिलेंगे, शॉर्ट टर्म लोन लेंगे। लेकिन अगर कोई फिक्स एसेट खरीदना है, कोई प्रोजेक्ट चलाना है जिससे अगले 4-5 सालों में हमें पैसे आएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके रीपे करेंगे हम लोन, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए।
लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जैसे शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करते हैं ना, लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और ये लोन का एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लोन का एक प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव? प्लस पॉइंट है। कैसे प्लस पॉइंट है? टैक्स में डिडक्शन मिलती है। डिविडेंड पे करें तो टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलती, इंटरेस्ट पे करें तो टैक्स वाले उसको एज एक्सपेंस अलाउ करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस किए तो उसमें अक्सर जो डेट कैपिटल होता था उसकी कॉस्ट कम आया करती थी। कैलकुलेशन से हटके भी अगर कभी आपने फिगर्स पे नोट किया हो ना तो डेट कैपिटल की कॉस्ट नॉर्मली कम होती। किस वजह से कम होती थी? डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन की वजह से 30% स्ट्रेट अवे रिड्यूस हो जाया करते थे। और जो शेयर्स होते थे, ठीक, जो इक्विटी फाइनेंसिंग होती थी उसकी कॉस्ट नॉर्मली ज्यादा होती थी। उसकी दो रीजन होती थी, एक तो ये कि टैक्स डिडक्शन है और दूसरा अनसर्टेनिटी है, रिस्क है कि पता नहीं कुछ वापस प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि डेट वालों को तो रिस्क नहीं है ना, उन्हें तो पता है कंपनी को प्रॉफिट हो या नुकसान हो हमें तो इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, उनका रिस्क नहीं है। लेकिन जिन्होंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका रिस्क है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो वो रिस्क प्रीमियम भी ऐड करते हैं अपने रिटर्न में। बहरहाल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्लियर हो गया। नेक्स्ट, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। नॉर्मली जो शेयर्स होते हैं ये इररिडीमेबल होते हैं, नॉर्मली शेयर्स इररिडीमेबल। लेकिन जो डेट है यानी डिबेंचर्स, डिबेंचर ये रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इररिडीमेबल भी हो सकते हैं। याद है ये भी कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। बैंक लोन क्या होता है? हमेशा रिडीमेबल, रिडीमेबल। और डिबेंचर्स रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इररिडीमेबल भी हो सकते हैं, रिडीमेबल भी इररिडीमेबल। और आपको याद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारे डिबेंचर रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है, इसका क्या फर्क पड़ता था? हमारा फार्मूला डिफरेंट हो जाता था। इररिडीमेबल है तो परपेचुइटी वाला फार्मूला आता था और रिडीमेबल है तो आईआरआर वाला। याद है? तो हमारा जो डिबेंचर्स है वो या लोन रिडीमेबल भी हो सकता है, रिडीमेबल का मतलब रिटर्नेबल टू कंपनी, रिटर्नेबल टू कंपनी। इररिडीमेबल का मतलब नॉट रिटर्नेबल टू कंपनी। अच्छा, रिडीमेबल और इररिडीमेबल तो पढ़ लिया। फिर इसके बाद एक कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। बॉन्ड्स किसे कहते हैं? डिबेंचर। एक कन्वर्टेबल बॉन्ड ये क्या होता है? इससे मुझे याद है हमने क्वेश्चन भी किया हुआ है कन्वर्टेबल बॉन्ड का, जिसमें कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है? जो एट द एंड ऑफ टर्म, जो उसकी टर्म होती है उसके एंड पे कन्वर्ट हो जाता है किसमें? शेयर्स में। अब वो कन्वर्ट किस रेट पे होगा ये वेरी करता है। बाज़ का ऐसा होता है 10 बॉन्ड्स का एक शेयर मिलेगा, बाज़ का ऐसा होता है एक बॉन्ड के 10 शेयर मिलेंगे। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या? जो कि कन्वर्ट हो जाए आफ्टर 3, 4, 5 ईयर किसमें? शेयर में। और ये भाई मुझे बताएंगे कन्वर्टेबल बॉन्ड जब हमने किस टॉपिक में पढ़ा था? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका क्या रोल सीखा था कि कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो हमने इसकी आईआरआर कैलकुलेट करनी है ना, क्योंकि कन्वर्टेबल है तो एंड में जाके 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा, शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, खत्म हो गया, आईआरआर कैलकुलेट। तो इसका रूल क्या होता था? हम जो इसकी लास्ट मैच्योरिटी वैल्यू लेते थे वो क्या लेते थे? मार्केट वैल्यू ऑफ, यानी एक बॉन्ड के बदले में जितने शेयर्स मिलेंगे उनकी मार्केट वैल्यू को हम लिया करते थे मैच्योरिटी वैल्यू। असल में रूल होता था मार्केट वैल्यू और रिडेम्पशन प्राइस विच एवर इज हायर। लेकिन हमने पढ़ा था, देखा था कि उसमें नॉर्मली शेयर की प्राइस हायर हुआ करते थे, तो हम कन्वर्टेबल की कन्वर्जन की कॉस्ट को इंक्लूड किया करते थे। याद है ना ये कंसेप्ट? ये है कन्वर्टेबल बॉन्ड, उसी कन्वर्टेबल बॉन्ड की बात हो रही है।
और फिर एक फाइनेंसिंग का मोड है लीज। अच्छा, लीज डिफरेंट है बाकी के फाइनेंसिंग मोड से, बता सकते हैं कैसे? शाबाश, इसमें बाकियों में आपको कैश मिलता है, आप अपनी मर्जी से उसे खर्च कर सकते हैं, इसमें आपको एसेट मिल जाता। लेकिन याद रखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कैश मिले या एसेट, कैश से भी तो आपने एसेट ही खरीदने अक्सर। तो लीज भी एक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। और अकाउंटिंग में शायद आपने पढ़ा होगा कि लीज दो टाइप्स की होती है, एक फाइनेंस, एक ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग लीज पढ़ा हुआ आपने? अच्छा, मैंने भी पढ़ा था किसी जमाने में, भूल गया मुझे। ये फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में क्या फर्क है? मुझे इतना याद है कि क्राइटेरिया होता था जो पूरा होता था फाइनेंस लीज, लेकिन उस क्राइटेरिया से लेना देना हमें कोई नहीं, हम अकाउंटिंग नहीं पढ़े। मुझे बेसिक कंसेप्ट समझाए, बेसिक कंसेप्ट कैलकुलेशन में जाए बगैर। फाइनेंस लीज में, शाबाश, फाइनेंस लीज में जब हम लीज पे कोई एसेट लेते हैं तो वो एंड पे हमारा एसेट बन जाता है। और ऑपरेटिंग लीज में जब हम कोई एसेट लेते हैं तो वो लेसर का ही, यानी जिसने हमें लीज पे एसेट दिया उसी का ही रहता। यानी अगर हम बैंक से कोई गाड़ी लीज करवाएं और वो 5 साल की किस्तों के बाद गाड़ी हमारे नाम ट्रांसफर हो जाए, फाइनेंस लीज। और फर्ज कीजिए अगर हम कोई घर लीज करवाएं और 5 साल के बाद हमने हमने इस घर को खाली करके चले जाना, ऑपरेटिंग लीज। तो लीज दो टाइप्स की, फाइनेंस और ऑपरेटिंग। क्लियर? आगे फर्दर इनकी डिस्कशन आएगी, प्लस क्या पॉइंट्स है, माइनस का पॉइंट। अभी तो सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरी चैप्टर का, किसमें चीजें क्या क्या, कुछ और भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट ये है। इस्लामिक फाइनेंसिंग, टाइप्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। इस्लामिक फाइनेंस में अहम प्रिंसिपल ध्यान में रखिएगा, इंटरेस्ट कभी भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट कभी भी नहीं आएगा। इस्लामिक फाइनेंसिंग के 4 मोड्स, एक मुराबा फाइनेंसिंग, मुराबा फाइनेंसिंग, ठीक है, ये इसमें बी शायद पहले है और एच बाद में, ऐसे ही है, जिनके पास बुक है वो जरा कंफर्म कर दें। हाँ, मुराबा फाइनेंसिंग। मुराबा फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? ये कहलाती है कॉस्ट प्लस ट्रांजैक्शन। कॉस्ट, अब जरा तरीकाकार सुनिएगा, मैं बैंक हूं, ट्रेडिशनल बैंक जो इंटरेस्ट में डीलिंग करता है, फर्ज कीजिए ये मेरे पास आए, सर लोन चाहिए 20 लाख का। मैंने पूछा क्या करना है, इन्होंने कहा गाड़ी खरीदनी है। मैं कहा वापस कैसे करोगे? इन्होंने कहा सर मैं सैलरीड पर्सन हूँ, हर महीने आपको इतनी किस्त अदा कर दूंगा। मैंने कहा ये लो 20 लाख, जाओ गाड़ी खरीद लो। ये ट्रेडिशनल बैंकिंग में ऐसा होता है। और अब मुझे जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट लोन मैंने दिया है उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। फर्ज कीजिए मैंने 10 लाख दिए हैं तो ओवर 5 ईयर्स मुझे 3 लाख का इंटरेस्ट मिल गया, 13 लाख रुपए मुझे इसने किस्तों के जरिए वापस की, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 3 लाख। अब इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग इसको कैसे रिप्लेस करता है? इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, ये भाईजान आते हैं कहते हैं लोन चाहिए, इस्लामिक बैंक पूछेगा क्या करना है, कहेगा गाड़ी खरीदनी है। वो कहेगा भाई अच्छा ठीक है, आपको पैसे नहीं देंगे, आपको गाड़ी देंगे। हम फाइनेंस प्रोवाइडर नहीं है, हम सेलर हैं, हम आपको लेकिन 10 लाख की गाड़ी मैं बेचूंगा आपको 13 लाख। अब देखिए प्रॉफिट मार्जिन पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस्लाम में। मैंने कहा भाईजान मैं 10 लाख की गाड़ी खरीद के ना मैं आपको 13 लाख की बेचूंगा, आपको कोई इतराज तो नहीं है? वो कहेंगे नहीं सर कोई इतराज नहीं है। तो मैं उस 13 लाख की मैं असल में चीज बेच, बेसिक ट्रांजैक्शन जब यहाँ पे हो रही है ना, वो मैं कोई ना कोई चीज बेच रहा हूं उनको और इंस्टॉलमेंट्स करवा लूंगा। अब इसमें असल रूल ये है कि अगर इंस्टॉलमेंट में डिले हो भी जाता है तो मैं इनसे हायर प्राइस चार्ज नहीं करूंगा। हाँ सम टाइम ऐसा होता है कि इनको जरा पेनल्टी के तौर पे कि ये बिला वजह डिले ना करे, ये कहा जाता है कि अगर आपने डिले किया ना तो फिर आप किसी रफाही इदारे में, किसी फलाही इदारे में 50,000 रुपये डोनेशन के तौर पे देंगे, हमें नहीं देंगे, हमें नहीं, बैंक को नहीं, किसी को अच्छे मकसद के लिए, ताकि इनके ऊपर भी ये बर्डन रहे कि हाँ मैंने डिले नहीं करना।
तो ये ट्रांजैक्शन क्या है? अब देखें इसमें कोई इंटरेस्ट है? इसमें इंटरेस्ट नहीं। ये है मुराबा फाइनेंसिंग। फिर है इजारा। इजारा क्या है? लीज। ठीक है, यानी एसेट बैंक ने खरीदा, इसमें भी एसेट। अब मुराबा में और इजारा में फर्क क्या है? मुराबा में एसेट जो है वो उसको बेच दिया, स्टार्ट में ही बेच दिया। इजारा में एसेट स्टार्ट में नहीं बेचा, या तो बेचेंगे तो एंड में। इजारा मतलब लीज, अगर तो वो फाइनेंस लीज है तो एसेट उसको बेचेंगे एंड में, और अगर ऑपरेटिंग लीज है तो एसेट कभी बेचेंगे ही नहीं। ठीक है, ये सेल की ट्रांजैक्शन है बेसिकली। अगर आप देखें ना कंसेप्चुअली, ये सेल की ट्रांजैक्शन है, ये रेंट की ट्रांजैक्शन है, ये रेंट की ट्रांजैक्शन। एंड में अगर आप वो रेंटेड प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं तो इसे कहते हैं इजारा बा इक्तना, ये एक तरह से फाइनेंस लीज हो जाएगी। और अगर एंड पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते, सिंपल इजारा। फर्क समझ आ गया दोनों? ये सेल की ट्रांजैक्शन है, ये रेंट की या लीज की ट्रांजैक्शन। जी हाँ, इसमें बिल्कुल रेंट दे रहे हैं ना, तो कैलकुलेशन करके अपना रेंट में वो इंक्रीज कर देगा अपने। मुशारका किसे कहते हैं? पार्टनरशिप को, शराकतदारी को। मुशारका किसे कहते हैं? शराकतदारी को, जिसमें क्या होता है? एक से ज्यादा लोग, नहीं, एक बंदा पैसे और दूसरा बंदा मेहनत, ये शराकतदारी नहीं है। पार्टनरशिप जो होती है ना, सिंपल पार्टनरशिप, उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं सारे पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और अपनी स्किल भी इन्वेस्ट करते हैं। ये है शराकत। अगर अरेंजमेंट ऐसी हो, दो लोग हैं, दोनों पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी अपनी एफर्ट्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मुशारका है। लेकिन अगर अरेंजमेंट ऐसी है कि कुछ लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी स्किल इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसे कहते हैं मुदारबा। मुशारका में और मुदारबा में फर्क है। मुशारका में सारे लोग सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुदारबा में कुछ लोग एक चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी अपनी स्किल, अपना टाइम, और कुछ लोग दूसरी चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी अपने पैसे, अपना माल। ठीक है, क्लियर हो गया? मुशारका पार्टनरशिप की तरह है, और मुदारबा में एक बंदा अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा और दूसरा बंदा लेबर। जी, कुछ क्लियर हुआ आपको? तो हमने पढ़ा इक्विटी फाइनेंस, डेट फाइनेंस और इस्लामिक फाइनेंस। ठीक है, और इसमें अब आपको, अब ये चूंकि थोड़ा थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसमें अब अगर मैं आपको कुछ रीडिंग के लिए काम दूं तो रीडिंग कर लेंगे आप? ठीक है, चलिए, मैं ये चाह रहा हूं कि आप एक दफा रीडिंग करके, इसमें कुछ पॉइंट हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन जब रीडिंग करके आएंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तो मेरे लिए आपको उन कंसेप्ट को समझाना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये जरा नोट कीजिए। हमारा आईकैप की बुक तो हम सबके पास है ना? शाबाश। चैप्टर 11 पे आइए। चैप्टर 11 पे आइए। पेज नंबर, चैप्टर 11 में। अच्छा, ये मेरे पास है पुराना, पिछले सेशन वाला एडिशन, लेकिन पिछले सेशन में इस सेशन के एडिशन में कुछ क्वेश्चंस का फर्क है, तो मे भी पेज नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, लेकिन मैं इस आपको साथ हेडिंग भी बता देता हूँ। ये मेरे पास पेज है 197। आपका कितना है? 192। चलिए 192, शाबाश। नहीं, ये 192 तो है। 197 पे आइए, इस पे हेडिंग है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट फाइनेंस। ये हेडिंग है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। सबकी बुक में पेज 197 पे ये हेडिंग, कि किसी की बुक पे डिफरेंट पेज पे है?
आपके किस, आपके 207, चलिए हाँ जी दोनों पेज बता देते हैं, 197 या 207। यहां पे हेडिंग है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट फाइनेंस। किसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बता रहा है? डेट फाइनेंस के। आपने रीड कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली आप इसको आसानी, मोर देन 80% आप आसानी के साथ टिक कर लेंगे क्योंकि आपके प्रीवियस नॉलेज पे बेस कर। इसका मुझे कल फायदा ये होगा कि कल मैं जरा जल्दी आपको ये डिस्कशन करवा लूंगा, जो अहम पॉइंट होंगे उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाकी चूंकि आप रीड करके आए होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेंगे, वरना हम उसको क्विकली गो थ्रू करने के काबिल होंगे। एक दफा नहीं फुटका नहीं देंगे, एक दफा बेस बनी हो ना तो टीचर के लिए उसको समझाना आसान। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि मुझे अंदाजा है प्रायर लर्निंग की बेस पे आपने इसमें से बहुत से कंसेप्ट पढ़े होंगे, लेकिन डिस्कस फिर भी एक एक कंसेप्ट करेंगे। एक कंसेप्ट भी ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़ दें, ये ध्यान में रखिएगा। एक एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर पढ़ के आए हुए तो मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर ना पढ़ के आए हुए फिर पूछ लीजिएगा, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। 197 और या 207 एडवांटेज या डिसएडवांटेज। फिर इसके बाद आपने पेज 201 या 211, 201 है या 211, इस पे हेडिंग है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड तो पता ना आपको, अब उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहा है, ये रीड करके आने आपने। फिर नेक्स्ट पेज पे 202 या 212 पे बैंक लोन, डिफरेंस बिटवीन बैंक लोन एंड लोन स्टॉक। बैंक लोन एंड लोन स्टॉक। लोन स्टॉक क्या होता है? डिवेंचर। शाबाश। लोन स्टॉक, स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री नहीं है, अब बताया था ना, अमेरिकन टर्म है वो। स्टॉक को कैपिटल शेयर, कैपिटल के कंटेक्स्ट में भी लेते हैं, सिक्योरिटीज के कंटेक्स्ट में, सिक्योरिटीज। तो डिफरेंस बिटवीन बैंक लोन एंड लोन स्टॉक, ये क्लियर, ये नोट कर लिया आपने। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है डिफरेंस फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, ये उसने टेबल के जरिए से बताया हुआ है, ठीक है। ये भी मेरा ख्याल है आपने पढ़ा होगा, जिसने नहीं भी पढ़ा नो प्रॉब्लम, डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ के आएंगे मेरे लिए आसानी होगी। फाइनल ये 203 या 213, 203 होगा या 213 होगा जी। फिर है पेज 204 या 214, इस पे ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट पता है क्या होता है? उधार पे चीजें लेना, क्रेडिट परचेजेस। ट्रेड क्रेडिट क्या है? क्रेडिट परचेजेस। ये आपने रीडिंग कर लेनी है। नहीं सारा चैप्टर नहीं दे रहा भाई, ये 2-3 सफे नहीं बनेंगे मिल मिला, बस बस इतना ही काफी है, बस इतनी सी बात थी, परेशान हो गए थे आप। हाँ जी तो बिल्कुल। अच्छा तो ये आज आपकी रीडिंग असाइनमेंट है, इसको आपने रीड करके आना है। आज के लिए मेरा हाल है इतना काफी है, अब आप रीडिंग करके आएंगे, कल इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें जी। अच्छा थ्योरी का स्टूडेंट ने पूछा सर थ्योरेटिकल चैप्टर्स जो होंगे, न्यूमेरिकल चैप्टर्स में तो हम ये करते थे ना, 7 कंसेप्ट किया 7 क्वेश्चन या होम असाइनमेंट की, 7 कंसेप्ट किया 7 क्वेश्चन या होम असाइनमेंट की। थ्योरेटिकल चैप्टर में क्या करना होगा? थ्योरेटिकल चैप्टर में बेहतर है कि आप साथ साथ याद करें। अब साथ साथ याद करने के लिए फिर आपको जो आपने याद करना है वो मटेरियल भी होना चाहिए, क्योंकि आई कैप की बुक से तो आप रीड कर सकते हैं लेकिन याद तो नहीं, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी होती है जो कि याद नहीं करनी होती, सिर्फ की पॉइंट्स याद करने होते हैं। तो इंशाल्लाह थ्योरेटिकल चैप्टर्स जितने भी होंगे ना, इनके नोट्स मैं आपको स्टार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कल इंशाल्लाह आपको इस चैप्टर के नोट्स अवेलेबल होंगे और आप वहां से याद कर सकते हैं।
ठीक है जी। कल आपने नहीं आना? नहीं तो ऐसा करेंगे, हाँ वो कॉलेज मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हो ना कि यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल हो जाए, तो उसके साथ लिंक हम शेयर कर देंगे नोट्स का भी, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए जी, हाँ जिन्होंने आना है उनको हम क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए और कोई क्वेश्चन? ठीक है चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।